आज हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं वहां से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका था कल ही कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स ऐसे होते हैं कि एक का हेड और दूसरे का टेल कोइंसाइड करता है, तो वैसे पेयर्स को मैं अपनी भाषा में ट्रायंगल पेयर बोलता हूं। जैसे मान लो कि कुछ इस तरह का वेक्टर है, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू फर्स्ट। ये एक वेक्टर है मेरा, लेट्स सपोज दिस इज माय वेक्टर ए, और एक और वेक्टर है, लेट्स सपोज मेरा दिस इज माय वेक्टर बी। ऐसे है, जाहिर सी बात है, एक बात सोचो कि अगर ये वेक्टर कहीं पर भी होता तो इसको ट्रांसलेट करके उठा के यहां पे लाके रखा जा सकता था, है ना। तो अगर ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही मिलेगा, आपको ऐसा होता है कि दोनों वेक्टर्स, कुछ ये वेक्टर कहीं और ऐसे रखा हुआ था, तो आप इसको उठाकर यहां पर रख सकते हैं। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? बोलो, बात समझ आ रही है? तो मान लेते हैं कि हमें ये प्रोसेस करने के बाद हमें ये स्टेप पर हम पहुंच चुके हैं। अब सोचिए आप जरा सा, जो आपने क्लास 9 का कॉन्सेप्ट यूज किया है उसके अकॉर्डिंग सोचो क्या होगा। क्या होगा बताओ? दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, तो हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के जोड़ के बराबर हो। तो फिजिकली अगर सोचा जाए तो जोड़ के बराबर होने का मतलब कि ए से लेके बी तक वाला जो वेक्टर होगा, एक ऐसा वेक्टर, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट था, ये भी डिस्प्लेसमेंट था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, तो ए से लेके बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट विल बी नथिंग बट दिस मच। दिस इज माई ए प्लस बी। बोलो आयुष वर्मा, समझ आ रहा है क्या हुआ? ओके, अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है ब्लू वाला, या ये वाला एंगल है रेड वाला? बताओ कौन सा एंगल है दोनों के बीच का, ब्लू वाला या रेड वाला? ब्लू वाला, रेड वाला, शाबाश, रेड वाला एंगल दोनों के बीच का एंगल। कल हम लोग इस पर चर्चा कर चुके थे। तो अब हमें एक बात तो समझ में आती है, तो ट्रायंगल लॉ यही कहता है कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स सच दैट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। हालांकि इसका एक बेटर वर्जन भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि n नंबर ऑफ वेक्टर्स हो, तो उसको दो के लिए हम देख रहे हैं कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स सच दैट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, then one single vector going from the tail of the first vector to the head of the final vector will be the resultant or the vector addition of those two vectors। ये ट्रायंगल लॉ बोलता है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है सबको? है? बोलिए, अगर समझ आई है तो इस चीज को लिखिए अपनी कॉपी में। हाँ, लिखिए अपनी कॉपी में कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स सच दैट, if there are two vectors such that the head of the first vector exactly coincides with the tail of the second vector, the head of the first vector exactly coincides with the tail of the second vector, then one single vector joining the tail of the first vector to the head of the second vector, joining the tail of the first vector to the head of the second vector is the addition of those two vectors। फिर इस डायग्राम को बनाइए, अब देखिए, अब हमने हाँ बोलो। अभी रुको, ठीक है, थोड़ा मुझे बताना है। अब देखो, अगर अब बहुत ढंग से देखोगे तो हमारे पास a प्लस बी आया। अब सोचो a प्लस बी अगर है तो हमने रिजल्टेंट तो प्रोड्यूस कर दिया ज्योमेट्रिकली। लेट्स सपोज कि ये मेरा वेक्टर था, वेक्टर सी, ये तो हमने प्रोड्यूस कर दिया। अब हमारे पास ये हमने ज्योमेट्रिकली प्रोड्यूस किया है। एनालिटिकली हमें दो बातों का ज्ञान होना चाहिए। क्या क्या? कि एक, इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इसकी क्या लंबाई होगी। एक तो इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा इसका क्या डायरेक्शन होगा। हमें इन दोनों ही बातों का ज्ञान होना चाहिए। तो
हमें दोनों ही बातों का ज्ञान होना चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब यही दो चीजें हम लोग निकालेंगे ट्रायंगल लॉ की सहायता से। अब देखिए, आप मान लेते हैं अभी के लिए ये वेक्टर बी था, तो ये लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई कितनी होगी, दिस इज माई मॉड ऑफ वेक्टर ए, और ये वाली जो लंबाई होगी वो मॉड ऑफ वेक्टर बी होगी। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है? हाँ बोलो। अब मैं यहां पर दो बातें आपसे पूछता हूं, ए प्लस बी मॉड और ए मॉड प्लस बी मॉड, ये दोनों बातें सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है दोनों बातें। क्यों अलग अलग है बताओ? क्योंकि मॉड, हाँ बोलो 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 बेटा। मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या किया गया, दोनों वेक्टर के इंडिविजुअल लेंथ को जोड़ा गया है। जैसे मान लो ये 5 यूनिट का वेक्टर था, ये 2 यूनिट का वेक्टर था, तो 5 + 2 7 सिंपली जोड़ दिया गया है। दिस इज अल्जेब्रिक एडिशन ऑफ टू मैग्नीट्यूड्स, है ना, अल्जेब्रिक एडिशन ऑफ इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर, सिंपल है ना। जैसे मान लो अगर आपने क्लास से 9th का कॉन्सेप्ट उठाता हूं कि मान लो ये 3 था, ये 4 था, तो मॉड ऑफ 3 प्लस मॉड ऑफ 4 इज सिंपली 7। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है? बट अगर हम a प्लस बी मॉड लिखें तो पहले क्या किया कि पहले a और b को वेक्टर की तरह जोड़ा और उसके बाद उसका लंबाई निकाला। तो ये जो है फर्स्ट a and b, vector a and b has been added algebraically कि geometrically? पहले कैसे जोड़े हो, पहले क्या किए हो, geometrically, है ना, like vectors। तो पहले there has been added like vectors, like vectors कहने का मतलब they have been added geometrically and then their length is evaluated. This is a plus। दोनों में अंतर समझ आया, दोनों में अंतर समझ आया है? हाँ बोलो, दोनों में अंतर समझ आया है? ये दोनों में अंतर है, हाँ ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास हमें क्या करना है कि हमारे पास क्या क्या पता है कि हमारे पास हमें मॉड ऑफ ए पता है, मॉड ऑफ बी पता है, और हमें थीटा का ज्ञान है। अगर हमें थीटा का ज्ञान है, थीटा विच इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो फिर हमें अब a प्लस बी का मॉड चाहिए। तो देखो, अब हम इससे कुछ ज्योमेट्रिकल हम लोग कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे और वहां के बाद से हम उसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये है और ये है, ये देखो, ये है। अब ये मेरा मॉडुलस b है। तो देखो, इस वाले ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो। इस वाले ट्रायंगल पे अगर तुम cos थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे? cos थीटा की वैल्यू यहां से बताओ, cos थीटा क्या होगा? मान लेते हैं कि ये मेरा x लेंथ था और ये मेरा y लेंथ है ना। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? नहीं, cos थीटा इज नॉट y अपॉन x बेटा, बिल्कुल नहीं, x अपॉन मॉड ऑफ b। यस, शाबाश, x अपॉन मॉड ऑफ b, ये है। तो x बराबर कितना हो गया? मॉड ऑफ b cos थीटा। ये आपको लिखना आना चाहिए। तो x इज इक्वल टू मॉड ऑफ b cos थीटा, इसकी वैल्यू है। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो यहां से sin थीटा की वैल्यू बताओ क्या आएगी? sin थीटा, सो y अपॉन मॉड ऑफ x, है ना, सॉरी मॉड ऑफ b। सो ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ b sin थीटा।
तो ये दोनों ही वैल्यूज मिल गई हमको, है ना। तो ये y की वैल्यू आ गई मॉड ऑफ b साइन थीटा और x की वैल्यू हो गई मॉड ऑफ b कोसाइन थीटा। अब देखो, अब आप 10th का जो अलजेब्रा आपने पढ़ा है वो हम इस्तेमाल करेंगे। हम इस वाले ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे। मान लेते हैं ये है मेरा ऐसे मानो पी क्यू आर। इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो। इन ट्रायंगल पी क्यू आर देखो क्या है, ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ क्या इस वाले लेंथ के बराबर होगा? हाइपोटेनियस मतलब ये वाले लेंथ का स्क्वायर प्लस इस वाले लेंथ का स्क्वायर, सॉरी, क्या इस वाले लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा? तो इस वाले का लेंथ था कितना? इस वाले का लेंथ है हमारा मॉड ऑफ ए प्लस बी। तो देखो लिख रहा हूं इसी बात को, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला टोटल लेंथ क्या है? मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर विच इज मॉड ऑफ बी साइन थीटा। मॉड ऑफ बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ रही है अच्छे से? सॉरी, क्या ये बात समझ आ रही है? अब इसको आप ट्रांसलेट कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। क्या आता है मॉड ऑफ ए प्लस बी? मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या आता है बताइए? मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या आता है? अंडर रूट, हाँ शाबाश, अंडर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर। सॉल्व करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन लोगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं इस काम को, ठीक है, वो खुद से करना। 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये देखो मैग्नीट्यूड निकल गया। क्या बात समझ आई है? क्या बात समझ आई है? ओके, पहले तो मैग्नीट्यूड हमने निकाला। एंगल के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले यहां तक उतारिए, मैग्नीट्यूड तक। पहले यहां तक उतारो मैग्नीट्यूड तक, फिर आगे चलते हैं। डन हो गया? हो देखो आओ बताता हूं। क्या है समझो। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूले को आपको याद करना है। दिस इज द फॉर्मूला यू आर सपोज टू लर्न ऑलवेज। मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब सोचो, जो तुम क्लास 9th में पढ़ते थे, सोच अगर दो फोर्सेस, इस फोर्स के बारे में सिर्फ सोचो। अब देखो सिर्फ जो समझा रहा हूं, मान लो कि ये मेरा एक वेक्टर था, वेक्टर ए, और ये मेरा था वेक्टर बी। अब मैं वेक्टर बी को कैसे शुरू करूंगा? पहले मैं वेक्टर बी को सीधा रखूंगा ऐसे, इस तरीके से। तो ये मेरा वेक्टर बी है। रुक जाओ, इसको दूसरे कलर से बनाता हूं, थोड़ा और फील आएगा तुमको। ये मेरा वेक्टर ए था और ये मेरा वेक्टर बी था। मेरे कुछ सवाल है आपसे। बोलो ए और बी के बीच का एंगल कितना है? ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। सोचो, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है,
ये वाली लंबाई मेरी जो हो जाएगी वो मॉड ऑफ ए हो जाएगी और ये वाली लंबाई मेरी मॉड ऑफ बी हो जाएगी। तो सोचो ए प्लस बी मॉड कितना होगा, क्या होना चाहिए, पहले फॉर्मूला तो बाद में सोचेंगे, क्या होना चाहिए बताओ। क्या दिस शुड बी सिंपली इसका मॉड प्लस इसके मॉड का समेशन, हाँ कि ना। तो सिंपली ए होना तो यही चाहिए, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। अगर ये फॉर्मूला सही है तो वो यही रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहिए जो कि, अगर ये फॉर्मूला सही है तो वो वही रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहिए जो कि सिंपली हमारा आ रहा था। देखो यहां पे थीटा की जगह पे 0 रख दो, कॉस थीटा कॉस 0 क्या होता है 1, तो कॉस 0 1 तो कर रख दो मॉड ऑफ ए स्क्वायर्ड प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर्ड प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। कॉस 0 तो 1 हो गया, अंडर रूट। बोलिए क्या है बेटा, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ये क्या बन गया, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, इसका रूट अंडर है ना। तो रूट अंडर और स्क्वायर क्या एक दूसरे को खत्म कर देगा, तो यहां से ये आ गया। क्या यही चीज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आना चाहिए, बस लो आ गए, एकदम सही है कि इसका मतलब। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो क्या a प्लस बी की वैल्यू जो है a प्लस बी मॉड, क्या मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b के बराबर होता है, हाँ कि ना। अच्छा अब देखो, अब समझो, पहले इसको उतारो, केस 1 लिखो, स्पेशल केसेस लिखो, स्पेशल केसेस में लिखो केस 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड इसका मतलब यह हुआ कि बोथ द वेक्टर्स एक्ट इन द सेम लाइन, both the vectors act along the same line, ये हुआ इसका मतलब। अब देखो, मिटाओ मिटाओ, ओके। अब देखो अब इस चीज को और समझो थोड़ा सा, इधर बना रहा हूं इस जगह पे। अच्छा ये हो गया ना तुम लोगों का, ये डायग्राम मिटा दूं ना। देखो इधर आओ, इस जगह पर मैं इसको दो वेक्टर्स को ऐसे बना रहा हूं, दिस इज माई वेक्टर ए और जो दूसरा वेक्टर जो था मेरा वो मेरा है वेक्टर बी। दिस इज माई वेक्टर ए, दिस इज माई वेक्टर बी एंड दिस इज माई वेक्टर ए, दिस इज माई वेक्टर ए। अब सोच दोनों के बीच का एंगल कितना है अभी 0, दोनों साथ साथ हैं। अब इस वेक्टर को बेटा घुमाना स्टार्ट कर दो, क्या एंगल बढ़ने लगा, क्या बात समझ आ रही है। अगर इस वेक्टर को घुमाना स्टार्ट कर दो, इसको बी को घुमाना स्टार्ट कर दो तो ये वेक्टर कुछ ऐसे बनेगा, देखो इस तरीके से, इस तरीके से, कहीं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, है कि नहीं बताओ, होगा या नहीं होगा बताओ। तो जैसे जैसे आप वेक्टर को 0 के अलावा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 के अलावा कुछ भी रखोगे तो क्या रिजल्टेंट की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। जैसे 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 अभी तो रिजल्टेंट पूरा था, है ना, अभी तो रिजल्टेंट पूरा था। मान लो कि ये वाला और ये वाला लो, ये 1 था ये 2, 1 और 2 का रिजल्टेंट देखो बेटा क्या आएगा, यहां से जाएगा ये है 1 और 2 के बीच का रिजल्टेंट, ये है 1 और 3 के बीच का रिजल्टेंट देखो क्या है, ये है कि नहीं बताओ, सॉरी थोड़ा सा, 1 और 3 के बीच का रिजल्टेंट ये है, 1 और 4 के बीच का रिजल्टेंट ये है ना। तो जैसे जैसे ये एंगल चेंज हो रहा है, जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, क्या ये वाली वैल्यू घटती चली जा रही है। बोलो सबसे छोटी कब होगी, ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू कब कितनी होगी, जब दोनों 0 डिग्री पे है।
व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, हाँ शाबाश, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और वैल्यू है कितनी, मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी। ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू कितनी है बताओ, मिनिमम वैल्यू पहले होगा कितना, होगा कब, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, और हमारा फॉर्मूला है मॉड ऑफ ए प्लस बी का, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा अंडर रूट। अब इस फॉर्मूले में थीटा की जगह पे 180 रख दो, जैसे ही थीटा की जगह पे 180, तो ये थीटा कॉस थीटा की वैल्यू -1 होती है, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, मतलब क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का होल मॉड। ये होल मॉड क्यों लगाया मैंने, ये होल मॉड क्यों, हाँ अगर ए की वैल्यू अगर छोटी हो गई मान लो बी से, तो ये टोटल टर्म तो नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने एक और मॉड यहां पे लगा दिया। सो ये मिनिमम वैल्यू है। तो अब सोचे इस बात को, जैसे मान लेते हैं कि अगर एक वेक्टर की वैल्यू 3 थी, दूसरे वेक्टर की वैल्यू 4 थी, अगर आप वो स्केलर होते तो क्या वो हमेशा उसकी वैल्यू 3 + 4 की वैल्यू हमेशा 7 होती? यस और नो, सबको रिस्पॉन्ड करो अच्छे से, क्या सब उसकी वैल्यू क्या 3 + 4 हमेशा 7 होती? बट अगर हम ये 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर और 4 मैग्नीट्यूड का दूसरा वेक्टर अगर हम ऐड करें, तो जो नेट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड इस बात पर डिपेंड करेगा कि ए और बी के बीच का क्या एंगल है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब एक यहां पे देखो क्या इक्वालिटी लिखी जाती है, ए प्लस बी का मॉड, क्या ये हमेशा छोटा होगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी से, क्योंकि ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी, हाँ, और क्या ये हमेशा बड़ा होगा ए मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का होल मॉड। बात समझ आ रही है? ये इनइक्वालिटी समझ आई? जिसको नहीं समझ आई बताओ, फिर से बताऊंगा, जिसको नहीं समझ आई फिर से बताऊंगा। ये नहीं आया समझ में बेटा, इस ए प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है, ये ना जब 0 डिग्री पे था, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, दोनों को घटा दो जब 180 डिग्री पे था। तो अगर कोई क्वांटिटी मान लो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 50 हो सकती है, तो वो तो 50 से हमेशा छोटा ही होगा ना, वही चीज लिखा हुआ है, 50 से छोटा और इससे हमेशा बड़ा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो मान लो कि अगर ये वैल्यू 50 थी, ये वैल्यू 25 थी, तो बाकी सारी वैल्यूज 25 से 50 के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी वो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वैल्यू हो सकता था डिफरेंट डिफरेंट थीटास के लिए। क्या बात समझ आई है? बोलो, किसी को कोई तकलीफ? ओके, इस चीज को लिख लो अपनी कॉपी में, इस इनइक्वालिटी को लिख लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, आओ, जैसे एक बार एक सवाल, मतलब बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो कि 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स एंड 15 यूनिट्स आर देयर, which of the following can be possible
रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वॉट एवर इट इज। ठीक है, अब ऑप्शन दिया गया 24 ऑप्शन नंबर बी, 4 ऑप्शन नंबर सी, 34 ऑप्शन नंबर डी, 14। मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। बोलो क्या क्या आंसर है? 24, 4 और 14। क्यों 34 क्यों नहीं? ओके, और मिनिमम? तो मिनिमम से तो छोटा है ये। कौन कौन सा ऑप्शन सही है सोचो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी? जब 0 डिग्री पे होते सीधा जुड़ जाते हैं ना, जो आपने 10th में पढ़ा था 25, जब सीधा होते तो दो फोर्सेस को सीधा लगा दो तो जुड़ जाते हैं। तो 15, 10, 25 मैक्सिमम। दो फोर्सेस की मिनिमम वैल्यू जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे, है ना, तो एक इधर की तरफ वेक्टर लगे और एक इधर की तरफ लगे तो 5 हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू 5 और मिनिमम वैल्यू 5 और मैक्सिमम वैल्यू 25। 5 से 25 के बीच में बाकी सारी वैल्यूज आ जाएंगे। तो देखो 5 से 25 के बीच में कौन सी वैल्यू है? एक 24 है और एक 14 है। एक बात ध्यान रखना कि अगर ऑप्शन में 5 होता 25 होता तो भी हो सकता था, इक्वालिटी होल्ड करता था। मैंने जब लिखवाया था तो वहां पे इक्वल टू का भी साइन लगाया था। तो अगर 5, 25 भी ऑप्शन में होता तो वो दोनों भी सही होते। क्या बात समझ आ रही है? ओके, उतार लो। वैसे भी अगर आप देखो कि अगर आप बहुत ढंग से देखोगे तो दो वेक्टर और उसका रिजल्टेंट क्या एक ट्रायंगल बनाता है कि नहीं? दो वेक्टर का रिजल्टेंट एक ट्रायंगल बनाता है ना। और अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखा है कि ट्रायंगल के दो साइड्स का समेशन तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है। पढ़ा है ना आपने? तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि ये एंगल अगर 0 पे रहा तब तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ये कुछ ना कुछ ऊपर होना चाहिए तभी तो ट्रायंगल बन पाएगा, है कि नहीं? तो दो साइड का समेशन, ये दो साइड का इंडिविजुअल समेशन इसके लेंथ से क्या होना चाहिए? हमेशा बड़ा। यही तो आया है बनके ज्योमेट्रिकली। बात समझ आ रही है? इसलिए आप सोचो तो, और दो साइड का जो वो होता है डिफरेंस जो होता है वो तीसरे साइड से हमेशा छोटा होता है। तो दोनों ही इक्वालिटी प्रूव हो गई क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी वो होल्ड करना चाहिए, हाँ कि नहीं? जो आपने पढ़ा है अभी तक। नहीं समझे बात को? ओके, अब लिखो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, या ऐसे मत लिखो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। लिखो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो बता रहा हूं डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अब मान लो कि एक वेक्टर मेरा ये था, दिस इज माई वन ऑफ द वेक्टर ए, लेट्स सपोज। दूसरा वेक्टर मेरा ये रहा, दिस इज माई वेक्टर बी, जिनके बीच का एंगल ये है थीटा। अब सोचिए आप थोड़ी देर के लिए, व्हाट इज ए प्लस बी? दिस इज माई ए प्लस बी। ट्रायंगल लॉ से देखा जाए तो ये अब आपको स्पॉन्टेनियसली बनाना चाहिए कि अगर ए और बी दिया हो तो मैं ए प्लस बी जनरेट कर सकता हूं। तो देखो ये थीटा है। थीटा कौन सा एंगल है पहले बताओ। देखो थीटा कौन सा एंगल है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। यस, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। बी जो ए के साथ बना रहा है, ठीक है। एक और एंगल मैं डिफाइन कर रहा हूं फाई। बोलो फाई कौन सा एंगल है? एंगल बिटवीन ए प्लस बी। यस, ए प्लस बी जो रिजल्टेंट है, ए प्लस बी एंड ए। बात समझ आ रही है? हाँ, ओके। अब देखो यहां से ए प्लस बी है। अब देखिए यहां पे एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए।
अब यहां से सोचो कैसे निकालोगे। तो यहां से देखो क्या करो, फिर से वही वाला डायग्राम बना रहा हूं, फिर से वही वाला डायग्राम बना रहा हूं। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये साइड कितना था बताओ, मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और ये वाला साइड कितना था, मॉड ऑफ बी कोसाइन थीटा, है ना, ये है। अगर बहुत ढंग से देखोगे तो इस वाले ट्रायंगल को फिर से ऑब्जर्व करो, बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर को ही। तो देखो हमें फाई चाहिए, तो जब कभी हम एंगल निकालते हैं तो हम एंगल डायरेक्ट नहीं निकाल पाते, हम रेशियो से एंगल देते हैं। जैसे आपने क्या पढ़ाया है, साइन, जैसे मान लो साइन थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री आ गई या हाफ आ गई, सॉरी, तो आप क्या समझ गया कि थीटा की वैल्यू हाफ है ना। तो कोई भी वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक सेंस में देते हैं। तो देखो यहां पे tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, डायग्राम देख के बताओ tan फाई की वैल्यू क्या आएगी, डायग्राम देख के बताओ। tan फाई के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये टोटल बेस है, तो परपेंडिकुलर इज मॉड ऑफ, हाँ शाबाश, मॉड ऑफ बी साइन थीटा, शाबाश वेरी गुड, बोलो आगे, अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो एक्चुअली में हम ऐसे लिखते हैं tan फाई, फाई इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विथ ए, थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan इधर ले जाके जो पूरी वैल्यू है ऐसे लिखते हैं, मॉड ऑफ बी, मैथ्स में करोगे आप लोग, मॉड ऑफ बी साइन थीटा ओवर, फिजिक्स में भी कई बार करोगे, डोंट वरी, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो tan इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं। सो ये हो गया फाई एंगल। बोलो बात समझ आई है, बोलो बात समझ आई है, बोलो बात समझ आई है। ये हो गया मॉड ऑफ बी साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। तो ये हो गया, देखो हम लोग वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल पाए, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए प्लस बी कॉस थीटा, हम लोग एंगल भी निकाल पाए। तो हमें रिजल्टेंट का पूरा ज्ञान हो गया कि रिजल्टेंट का लेंथ कितना है और रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? ओके चलिए आगे चलते हैं, आइए। सवाल लिखो एक, सवाल लिखो एक, two vectors a and b are such that two vectors a and b are such that the resultant of a and b is perpendicular to a, is such that the resultant of a and b is perpendicular to a if magnitude of a, if magnitude of a, if magnitude of a is 3 units, if magnitude of a is 3 units and magnitude of b is 4 units, what is the magnitude of the resultant? What is the magnitude of the resultant? हाँ, A के परपेंडिकुलर है। टू वेक्टर्स A एंड B आर सच दैट, A और B दो वेक्टर दिए हुए हैं, A एंड B, बोल रहा है कि A प्लस B रिजल्टेंट जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू A, A के परपेंडिकुलर है, और मॉड ऑफ A दे दिया आपका 3 यूनिट और मॉड ऑफ B दे दिया आपका 4 यूनिट। तो आपसे पूछा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, बताओ। नहीं एक सेकेंड, मॉड ऑफ बी आप 5 यूनिट्स मानिए, ज्यादा अच्छा है, अच्छा ठीक है 4 यूनिट्स ही मानिए,
कोई दिक्कत नहीं, 4 यूनिट। √7 कैसे किए? पहले डायग्राम बताओ कैसा होगा, पहले डायग्राम बनाओ उसके बाद करो। देखो ये मेरा ए है और बोल रहा है कि रिजल्टेंट ए प्लस बी जो है, रिजल्टेंट मॉड क्यों लगा दिया, ब्रैकेट हो गई, रिजल्टेंट जो है वो ए के परपेंडिकुलर है, मतलब ए अगर इधर है तो ए के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट तो ये हुआ। बात समझ आ रही है? सो दिस शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो क्या ये मेरा बी होगा? ए बी ए प्लस बी। बात समझ आई? बना लिया था सबने? सबने बना लिया था इसको? कितने लोगों ने बना लिया था, हाथ उठाओ। कितने लोगों ने बना लिया था, हाथ उठाओ। ओके, गुड जॉब, ओके गुड जॉब। ए प्लस बी, बस हो गया। लो अब मॉड ऑफ ए दिया हुआ है, इसकी लेंथ दी हुई है 3 और मॉड ऑफ बी दिया हुआ है 4, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? ट्रायंगल लॉ से v 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, हमें लेंथ ही तो निकालना है, अंडर रूट, तो 16 माइनस 9 √7 यूनिट। शाबाश। कितने लोगों का सही आया था? कितने लोगों का सही आया था? रेज अप योर हैंड। ठीक, गुड। ये चलो ठीक, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो आओ, अच्छा एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पहले एक चीज और बता देता हूं। पॉलीगन लॉ जो कल भी आपको बताया था, ये ऐसे ट्रिवियल हो जाता है अगर ट्रायंगल लॉ पता हो तो। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे मान लो कि मेरा एक वेक्टर ए ऐसे था, बी ऐसे था, सी ऐसे था, लेट सपोज डी भी था। दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, दिस इज माई सी, दिस इज माई डी। तो बोलो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा? बोलो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा? बोलिए क्या होना चाहिए? क्या ये वाला वेक्टर होना चाहिए? देखो तो नॉर्मली भी समझ में आ रहा है, देखो एफ से लेके यहां तक है ना। अगर एनालिटिकली, अगर ज्योमेट्रिकली देखोगे और अच्छा एक्सप्लेनेशन, तो ए प्लस बी ये हो गया। अब ये दिस इज माई ए प्लस बी, ये मेरा सी है, सो दिस इज माई ए प्लस बी प्लस सी, इनका समेशन प्लस इसका समेशन, फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आ गया। इसका मतलब अगर कोई भी n नंबर ऑफ वेक्टर्स, अगर पॉलीगन का मतलब n नंबर ऑफ वेक्टर्स आर देयर, जैसे कल जो समझाया था कि एक का एंड पॉइंट दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, सो ऑन, तो वेक्टर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर शुड फॉर्म अ क्लोज पॉलीगन, है कि नहीं? तो ये वाला जो लास्ट वेक्टर होता है, क्या दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर? यस और नो? एंड दिस इज व्हाट यू कॉल पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बोलो क्लियर है? लिखना है तो लिख लो पॉलीगन लॉ के बारे में 2 लाइन लिख लो, पॉलीगन लॉ के बारे में 2 लाइन अपनी कॉपी में, और फिर ये डायग्राम बना लो। पॉलीगन लॉ के बारे में 2 लाइन लिख लो अपनी कॉपी में, और फिर ये डायग्राम बना लो। डन? ओके चलो अब देखो पॉलीगन लॉ की बात।
नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट बन के आती है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। पैरेललोग्राम, ये पॉलीगन लॉ जो है वो मतलब ट्रायंगल लॉ का ही जस्ट एक्सटेंशन है, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब देखो आओ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, देखो बताता हूं। पहली बात कि पैरेललोग्राम लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, वो क्यों ज्यादा एलिगेंट लॉ है, ज्यादा इंफॉर्मेटिव लॉ है, मोर इंफॉर्मेटिव मेरे हिसाब से। ये लॉ ज्यादा इंफॉर्मेटिव लॉ है ट्रायंगल लॉ के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसीलिए हम ये पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। तो चलो शुरुआत करते हैं, आइए देखिए। कहां गया, देखो आओ, जैसे मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर वेक्टर ए था और एक वेक्टर मेरा वेक्टर बी था, कुछ भी मान लो ऐसे था। तो अगर हम इसको उठा के यहां पर रख देंगे तो ए प्लस बी और ए और बी क्या एक ट्रायंगल बनाते थे, हाँ कि ना। ओके, तो हम वो नहीं करने वाले, हम ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे सुनो, हम ना इसको उठा के यहां पे रखेंगे, यहां नहीं रखेंगे, यहां पे रखेंगे। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, सही। हम रखते हैं, पहले रखते हैं फिर देखते हैं क्या फायदा होगा इससे। ये ओके, क्लियर, सबको क्लियर है यहां तक, बोलो। अब क्या हुआ कि ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है। पहले सोचो इसी चीज को ऐसे, ये मेरा वेक्टर ए था, ये मेरा वेक्टर बी था, तो इसको उठा के यहां पे रख दिया। अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। और अब ये अगर यहां पर है तो हाइपोथेटिकली हम इसका एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं, यही वेक्टर उठा के ऐसे रख दिया हाइपोथेटिकली, और इस वाले को उठा के यहां पे रख दिया। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, हाँ बोलो। तो ये अगर मॉड ऑफ बी के बराबर है तो क्या ये भी मॉड ऑफ बी के बराबर होगा लंबाई से, और अगर ये मॉड ऑफ ए के बराबर है, ये भी मॉड ऑफ ए के बराबर है। क्योंकि वेक्टर को सिर्फ आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो ट्रांसलेट करेंगे तो पैरेलली ही ट्रांसलेट करोगे, हाँ कि ना, रोटेट तो ऐसे भी नहीं कर सकते। तो ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन के आया, क्या दिस इज अ पैरेललोग्राम, ओके। तो अगर दो वेक्टर्स ऐसे हो कि उनका टेल कोइंसाइड करे, एक ही जगह से दोनों वेक्टर्स निकले, तो इन दो वेक्टर्स की मदद से, की सहायता से क्या हम एक पैरेललोग्राम की संरचना कर सकते हैं, हाँ कि ना, बताइए। तो अगर हम ऐसा कर पाए, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, तो ढंग से सोच बेटा, क्या यहां से लेके यहां तक जाने वाला एक वेक्टर ही ए प्लस बी है? तो इसका मतलब ये, यहां से लेके यहां तक जाने वाला वेक्टर ये जो बना दूंगा, क्या यही ए प्लस बी है? बोलो है कि नहीं। इसका मतलब कि अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है, सुनना ढंग से, तो पैरेललोग्राम बनाया, ये बी था, तो इसका ये हेड है, इसका ये हेड है, इसका ये टेल है, इसका ये टेल है। तो इस कॉमन टेल से कॉमन हेड की तरफ जाता हुआ जो एक वेक्टर होगा, क्या दैट वेक्टर इज माई रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी? चलो पहले बना लेते हैं, चलो पहले बनाते हैं, उसके बाद और चर्चा करेंगे इस पे। तो वेक्टर तो हमने प्रोड्यूस कर लिया। देखो है ये ट्रायंगल लॉ ही, वेक्टर बदल थोड़ा जाएगा, बट इसको देखने का तरीका अलग है।
इसका मतलब कि अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को मिला के अगर एक पैरेललोग्राम बनाएं, देन उस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स होंगे, है कि नहीं? ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, मानते हो कि नहीं मानते हो, ये बताओ। तो एक ऐसा डायगोनल जो कॉमन टेल से कॉमन हेड की तरफ जाए, क्या वो वाला डायगोनल मेरा समेशन डायगोनल है, ए प्लस बी है? बोलो है कि नहीं? इसका मतलब कि इफ, लिखो सवाल, लिखवाता हूं, इफ a parallelogram is produced, if a parallelogram is produced with the help of two vectors, vector A and vector B, then the diagonal connecting common tail to common head is the resultant of two. बोलो स्टेटमेंट समझ में आया है? बोलो स्टेटमेंट समझ में आया है? बोलो स्टेटमेंट समझ में आया है? बताओ। ओके, प्लीज राइट इट डाउन, फिर आगे चलता हूं। प्लीज राइट इट डाउन, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। प्लीज राइट इट डाउन, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ अब हम लोग, अगर हम इस वेक्टर के बारे में बात करें, चलो हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। बोलो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा? कौन सा? ब्लैक रेड वाला या ग्रीन वाला? दोनों वेक्टर्स ए और बी के बीच का एंगल कौन सा है? बोलो, रेड वाला, ब्लैक, ग्रीन वाला? ग्रीन वाला ना बेटा, हाँ शाबाश। ए और बी के बीच का डायरेक्शन के बीच का एंगल देते हैं ना, कल भी समझाया था इसको, ठीक है? तो ये वाला दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल और एरो के बीच का एंगल यहां पे सेम होता है, इसलिए एक तो बेनिफिट ये भी होता है। और ये वाला एंगल अगेन हम फाई मान लेते हैं, जो कि वेक्टर ए प्लस बी मेरा ए के साथ बना रहा था। अब देखो समझो बात को। तो a प्लस बी का मॉड तो अभी भी वही कंस्ट्रक्शन कर सकते थे, यहां पे परपेंडिकुलर गिरा देते, फिर वो ले लेते, फिर अपना a प्लस बी का मॉड लेते, कर सकते थे ना, हाँ कि ना? तो a प्लस बी का मॉड तो अभी भी वही लिखोगे, मॉड ऑफ a स्क्वायर्ड प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर्ड प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा। उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कंस्ट्रक्शन अगर, चलो ठीक है बना देता हूं आपके रेफरेंस के लिए। ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये मेरा मॉड ऑफ बी है, ये मेरा मॉड ऑफ बी, ये थीटा तो ये भी थीटा, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, और ये मेरा हो गया मॉड ऑफ बी साइन थीटा। यही आपने किया था अभी, है ना? खैर, और tan फाई क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ये डायग्राम याद रहना चाहिए एकदम दिमाग में, ओवर मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। यस और नो? बोलो क्लियर है? यस और नो? यहां तक तो क्लियर था। अच्छा, अब सोच, इसका मतलब कि अगर हमें पैरेललोग्राम के इस डायगोनल के बारे में पता है तो हमें वेक्टर के बारे में पता है, क्योंकि यही डायगोनल तो वेक्टर बन गया है। नहीं समझे मेरी बात को? हाँ, नहीं समझे मेरी बात को? अगर हमें इस डायगोनल की प्रॉपर्टी के बारे में पता है तो यही डायगोनल तो मेरा वेक्टर बन गया है ना, तो हमें वेक्टर के रिजल्टेंट के बारे में पता है। यस और नो? तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर ये वेक्टर ए और बी
मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हो जाएंगे, तो ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रोम्बस। अगर ए और बी बराबर हो गए तो ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रोम्बस का रूप ले लेगा ना यार, हाँ कि ना? तो और सोच, अगर ये रोम्बस बन जाता, इफ देखो, इफ mod of A is equal to mod of B, that implies the parallelogram becomes, क्या बन जाएगा ये? मैथमेटिकली सोचो, पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम विल बिकम रोम्बस, हाँ कि ना? पैरेललोग्राम विल बिकम रोम्बस, यस और नो? और अगर वो रोम्बस बन गया तो रोम्बस पे अगर आप डायगोनल मारोगे तो क्या रोम्बस का डायगोनल इन दोनों साइड्स के बीच के एंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है? अब देख, यहां पे रख रहा हूं, यहां पे देखो, इस जगह पे देखो, tan phi, मॉड ऑफ बी को मॉड ऑफ ए के बराबर कर दो, तो मॉड ऑफ बी साइन थीटा ओवर, यहां देखो, मॉड ऑफ ए प्लस, सॉरी इसको मॉड ऑफ बी लिख दो, ए जो है वो मॉड ऑफ बी बन गया तुम्हारा, मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब देख बेटा यहां पे क्या बन गया, मॉड ऑफ बी कॉमन ले लो तो मॉड ऑफ बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, है ना? अभी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में अभी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में ये बन के आएगा, साइन थीटा को हाफ एंगल से लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर्ड थीटा बाई 2। पढ़े हो? अभी मैथ्स में पढ़ाया गया है, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए सर अभी? हाँ, ओके ठीक, अभी बता रहा हूं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस, हाँ तो 2 थीटा की जगह पे थीटा रख दिया तो ये वाला थीटा थीटा बाई 2 बन जाएगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? वहां से बन के आया है, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 को हमने cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऑब्वियसली दोनों जगह पे रख के फिर इसको सॉल्व किया है, तो ये वैल्यू बन के आई है। तो देखो, एक cos थीटा से एक cos थीटा चला गया, तो बचा क्या हमारा? 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या? साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो tan phi इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। क्या phi इज इक्वल टू थीटा बाई 2 बन के आया? हाँ कि ना? यस और नो? यस और नो? है ये वाला चीज अभी आपको, ठीक है, अभी आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये फॉर्मूला होता है। बाय द पैसेज ऑफ टाइम यू विल कम टू नो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, यू विल बी टोल्ड इन योर मैथमेटिक्स क्लासेस, डोंट वरी अबाउट इट, बट इफ यू नो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला देन फिर आपके लिए एक्सेप्ट करना तो आसान है ना। तब तो इसका फाई इज इक्वल टू थीटा बाई 2 आया। अब इसका मतलब कि ये वाला फाई जो है ये थीटा बाई 2 ये हुआ और ये थीटा बाई 2 ये हुआ। इसका मतलब a प्लस बी अगर एक डायगोनल, सॉरी एक रोम्बस के अगर डायगोनल्स होते, इसका मतलब रम्बस के डायगोनल होने का मतलब कि a प्लस बी, ए और बी मैग्नीट्यूड वाइज बराबर अगर हो जाए तो जो रिजल्टेंट होगा वो इक्वली इंक्लाइंड होगा a के साथ भी और b के साथ भी। आप जानते थे कि एंगल बाइसेक्टर होता है, आप वहां से भी सोच सकते थे। देखो दोनों कितनी आसानी से मिल जुड़ जा रहे हैं। जोड़ना आया, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को वेक्टर्स के साथ जोड़ना आया? बताओ, बोलो क्लियर है? तो लिख लो इस बात को, पैरेललोग्राम विल बिकम रोम्बस, एंड यहां पे इस वाले कैलकुलेशन को लिखो और लिखो कि हेंस द रिजल्टेंट विल बी इक्वली इंक्लाइंड विथ वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। हेंस रिजल्टेंट विल बी इक्वली इंक्लाइंड विथ वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। अब देखो, अब देखो, आओ अगला क्या है इसी में,
अगर मान लेते हैं कि ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है, तो मेरा रिजल्टेंट जो है वो ए और बी के साथ इक्वली इंक्लाइंड होता अगर ए बराबर बी था। अच्छा सोच बेटा कि अगर मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी है, जो इनका रिजल्टेंट जो है वो हमने बना लिया, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो यहां से और उसके बाद रिजल्टेंट बना लो, है ना। अगर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के साथ से बड़ा है, ये एंगल आप φ1 मान लीजिए और ये एंगल आप φ2 मान लीजिए। φ2 रिजल्टेंट का एंगल है बी के साथ, φ1 रिजल्टेंट का एंगल है ए के साथ, सच दैट φ1 प्लस φ2 इज इक्वल टू थीटा। वो तो खैर एक अलग बात है, जो कि वेक्टर्स के बीच का एंगल है। सोच अगर मॉड ऑफ ए बड़ा है मॉड ऑफ बी से, तो कौन बड़ा होगा, θ1 या θ2? सॉरी φ1 या φ2, कौन बड़ा होगा बताओ। अगर ए बड़ा है बी से तो मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा होगा बताओ। सोचो कि अगर ये बड़ा है, लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए इसको बहुत बड़ा कर लो, अभी तो आपको नहीं दिखेगा, मान लो ये बहुत बड़ा कुछ इस तरह से होता और ये मेरा छोटा सा होता, तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट मेरा कुछ ऐसे बन के आता, है ना। तो सोचो यहां पे दिख रहा है तुमको ना कौन बड़ा है, φ1 या φ2? φ2। इसका मतलब कि φ1 छोटा हुआ, मतलब कि रिजल्टेंट जो है वो एंगल वाइज किसके करीब रहेगा, बड़े वाले वेक्टर के। नहीं समझे? हाँ बोलो। तो क्या φ2 विल बी ग्रेटर देन φ1? और अगर मॉड ऑफ बी बड़ा है मॉड ऑफ ए से, तो इसी का जस्ट उल्टा सोचो। अब इसको बहुत बड़ा कर लो, इसको बहुत बड़ा कर लो और इसको छोटा कर लो, सोचने के लिए सिर्फ सिखा रहा हूं, बाकी ज्योमेट्रिकली तो उसको ऐसे भी प्रूफ किया जा सकता है। तो देखो ये मेरा रिजल्टेंट हो गया, है ना। बोलो कौन बड़ा हुआ, φ2 की φ1? ठीक है, तो डायग्राम खराब सा हो गया, φ2 की φ1? φ1, है ना। सो φ1 इज ग्रेटर देन φ2। इसका मतलब लिख लो कि द रिजल्टेंट इज एंगल वाइज नियर टू द वेक्टर ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड, एंगल वाइज नियर टू द वेक्टर ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? चलो एक चीज और बताता हूं, सब्सट्रैक्शन जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। एक चीज और देख लो कि अगर ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, तो ये क्या हुआ रे, बोलो ये क्या हुआ? क्या दिस इज माई ए प्लस बी? हाँ अच्छा, इसको सी मान लो। अच्छा एक वेक्टर ऐसे था, एक वेक्टर ऐसे था, एक एरो यहां से यहां लेके गया तो रिजल्टेंट बना देता है। अगर एरो ऐसे लेके चले जाते तो मान लो ये सी वेक्टर था यहां पे, तो हाँ यहां पे लिखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, यहां पे ए हुआ, ये बी हुआ और ये माइनस सी हुआ, है ना। ये सी नहीं है, ये माइनस सी है। तो जाहिर सी बात है जहां से शुरू हुए वहीं पे आके खत्म हो गए, तो तीनों का समेशन क्या 0 होना चाहिए? हाँ ए प्लस बी। इसका मतलब दो बातें हुई। पहली चीज कि अगर n नंबर ऑफ वेक्टर्स भी हो, अब इसको ट्रांसलेट करो कि 3 वेक्टर्स है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट वाले वेक्टर का एंड पॉइंट अगर सेम पॉइंट पे आ जाए तो नेट इफेक्ट तो 0 हो गया ना। यस और नो? यस और नो? तो अगर लास्ट वाला वेक्टर ऐसे हो कि पूरा क्लोज लूप कंप्लीट कर दे, देखो यहां पे कंप्लीट मतलब ट्रायंगल है बट ट्रायंगल खुला हुआ था, यहां से लेके यहां तक, मतलब पूरा कंप्लीट यहां पे आके बंद नहीं हुआ। देखो यहां पे ऐसे चला, यहां पे ऐसे चला, फिर यहां पे आके बंद हो गया। नहीं समझे बात को? हाँ तो
अगर एन साइडेड पॉलीगन है और क्लोज्ड पॉलीगन, ऐसे पॉलीगन को क्लोज्ड कहते हैं, क्लोज्ड ट्रायंगल, है ना। अगर एन साइडेड क्लोज्ड ट्रायंगल बना दे, है ना, अगर एन साइडेड क्लोज्ड ट्रायंगल मतलब ए प्लस बी का डायरेक्शन जस्ट उल्टा कर दोगे तो क्या तीनों वेक्टर का समेशन 0 हो जाएगा? तो इफ n number of vectors are such that they form a closed polygon, then the sum of their vector is 0, या sum of their vector produces a null vector। क्या बात समझ आई है? लिख लो इस बात को कि if n vectors are such that they form a closed polygon, such that they form a closed polygon, obviously n की संख्या 2 से ज्यादा होनी चाहिए तभी ऐसा पॉसिबल है, such that they form a closed polygon, then the sum of all the vectors produces a null vector, sum of all the vectors produces a null vector। चलो अब यहां के बाद से सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कल करेंगे।